स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आप लोग बस जीडीसी के साथ जुड़े रहिए। क्यों जुड़े रहने को मैं बोल रहा हूं आपसे, है क्या कि अब आपको जीडीसी ई ट्यूटर पे जितने भी आपकी सेमेस्टर के हिसाब से क्लासेस चलती हैं, तो वैसे ही फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्लासेस मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट की सारी क्लासेस, कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स आपको अब जीडीसी ई ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। तो अब जीडीसी की तरफ से ये नई एक जो आई हुई सौगात आप लोगों के लिए, तो उसका आप लोग बस पूरा फायदा उठाइए। आपको करना क्या है, बस इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है। आप बस जीडीसी ई ट्यूटर के साथ रहिए, आप देखेंगे कि आपका सेमेस्टर के एग्जाम्स में आपको अब तक जो आपने पढ़े और सेमेस्टर्स दिए हैं उनमें और आने वाले समय में सेमेस्टर्स में आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। तो बस आप जीडीसी ई ट्यूटर पर भरोसा रखिए और इनके हमारे साथ बस आप जुड़े रहिए और आपने रिजल्ट को देखिए कैसे बूस्टअप होता है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से। पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ये आपके थर्ड सिक्स सेमेस्टर में आएगा। तो उसमें आपको क्या शुरुआत में एंटी माइक्रोबियल्स पे पढ़ना है। तो एंटी माइक्रोबियल्स में आज आपके लिए मैं लाया हूं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप मेरे साथ रहेंगे और पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री आप देखेंगे कितना इजी वे से आपका चलेगा, आपको भी नहीं पता चलने वाला। ओके, तो चलिए एंटीबायोटिक्स देखिए ये क्या है, पहले आप थोड़ा सा सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद हम आगे इस पे बात करते हैं। तो इसमें इस बार जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है एंटीबायोटिक्स में, वो क्या क्या पढ़ना है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ना है, उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, 3 क्लास की एंटीबायोटिक्स आपको पढ़ना है। बाकी एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन, कैसे कितने तरह की होती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब तो पढ़ना है। मेजर जो फोकस होने वाला है वो ये 3 पे होने वाला है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बात करना है। जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन का आपने नाम सुना है। अभी आगे चल के मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूं कैसे एंटीबायोटिक्स हमारे हम लोग के आई, हम लोग के पास, हम लोग के साथ आई, कैसे आई, वो कैसे डिस्कवरी हुई इनकी। ठीक है, इन पे बात करेंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो कि क्या करें, सेल वॉल पे वर्क करती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स ये क्या होती हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस पे इन पे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, एंटीबायोटिक्स। वर्ड से ही क्या पता चल रहा है, एंटी मींस जो किसी के अगेंस्ट काम करे, अपोजिट काम करे। और बायोटिक्स मतलब किससे आया है, ये बायो वर्ड से आया। वो बायो क्या है, लाइफ। बायो में आप क्या पढ़ते हो, लाइफ के बारे में। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स या फिर कोई कंपोजिशन जो कि क्या करें, लाइफ के अपोजिट काम कर रहे हैं। लाइफ के अपोजिट मतलब वो आइदर किसी लाइफ को सप्रेस कर रहे हैं या तो किल कर दे रहे हैं। तो भाई बायो, हम क्या एंटीबायोटिक्स तो हम भी लेते हैं, हम भी तो लिविंग स्पीसीज ही हैं। तो ये हमारे अंदर भी तो यही काम करेंगे क्या, नहीं। ये क्या, ये माइक्रोब्स पे मेजरली फोकस है इनका। ये माइक्रोब्स जो आपके बॉडी में पैथोजेनिक फॉर्म में गए हुए हैं उनको ये किल करेंगी या तो उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करेंगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। अच्छा, ये क्या है, ये खुद भी किसी ना किसी लिविंग चीज से ही निकाली भी गई है। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी जो हो रहा है वो भी क्या, किसी ना किसी लिविंग स्पीसीज से ही बनता है। ठीक है, और क्या करेंगे, ये इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी और एनी स्पीसीज, जिसमें जैसे आपका क्या वेटनरी में भी आ जाएंगे ना, तो वहां भी एंटीबायोटिक्स तो वहां भी यूज होती है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स अब कैसे वर्क करेंगी, किस पे वर्क करेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें वो एंटीबैक्टीरियल, जो वायरस के अगेंस्ट काम करेंगी, वायरस को किल करेंगी, वो क्या, एंटीवायरल। जो पैरासाइट्स को किल करें वो क्या, एंटी पैरासाइटिक। और क्या है, जो फंगल इंफेक्शन पे अगर फंगस को जो किल कर रही है वो क्या होती है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है एंटीबायोटिक्स। ओके, चलिए जल्दी आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स कहां कहां से ऑब्टेन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पे कहां कहां से एंटीबायोटिक्स हमको मिल रही है, किस किस स्पीसीज से, किस किस तरह की स्पीसीज से हमको मिल रही है, क्योंकि ये भी क्या हमने बोला कि लिविंग स्पीसीज से ही तो मिलती हैं। तो देखिए, अगर एंटीबायोटिक्स जो है फंजाई से आ रही है, फंजाई के ग्रोथ में हम एंटीबायोटिक्स को निकाल रहे हैं, किसी फंजाई से एंटीबायोटिक को निकाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, पेनिसिलिन सबसे पहला नाम आपने सुना होगा। पेनिसिलिनियम नोटेटम से हमको क्या पेनिसिलिन मिली थी फर्स्ट टाइम। ओके, और क्या है, सिफेलोस्पोरिन्स, ये भी क्या है, फंजाई से निकलती है।
ग्रेसियोफुल्विन, ये क्या है, ये भी फंजाई से ही निकल रही है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया से अगर निकल रही है, बैक्टीरिया से हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पॉलीमिक्सिन बी हो गया, कोलिस्टीन हो गया, बेसिट्रेसिन हो गया, थायरोटिसिन हो गया और एजिट्रियोनेम हो गया, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया से निकलने वाली एंटीबायोटिक्स है। ये सारी क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज से निकलने वाली एंटीबायोटिक्स है। अच्छा, ये क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, इनमें बैक्टीरिया की भी प्रॉपर्टीज होती है और फंजाई की भी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक है, ना तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया है, ना तो ये पूरी तरह से क्या है, फंजाई है, ये उन दोनों को कनेक्ट करती हैं एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है ना, तो उनसे ये निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये एंटीबायोटिक्स हमारे पास आए, हम लोग के जीवन में आए, हम लोग की लाइफ में कैसे आए। अब आज के समय में देखिए, आज के समय में कोई भी सर्जरी करना कितना आसान है, कोई भी गया, मतलब कोई भी डॉक्टर है अगर एमएस है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो क्या करते हैं, आसानी से किसी का भी सर्जरी कर लेते हैं, उसमें कोई भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, ज्यादातर 99% केस में नहीं ही आती है, 1% में वो एक्सेप्शन होते हैं। आज के आप अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ जाइए कितने ईयर्स बैक, 100 ईयर्स बैक जाइए, उस समय क्या ये पॉसिबल था? उस समय अगर एक जरा सा कट भी लग जाता था ना बॉडी में, और अगर उसपे क्या हो गया, पस सेल्स का डिपोजिशन हो गया, मींस कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया आकर के, माइक्रोब्स आकर के अगर उस पे आ गए, तो क्या होता था, वहां पे बहुत ही छोटे से एक घाव भी बहुत बड़ा क्या हो जाता था, वुंड्स, और उसके बाद क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाता था। आज से 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्या हुआ था, वर्ल्ड कई देश आपस में लड़े थे। तो ऐसा कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने ज्यादा सोल्जर्स की जो डेथ हुई थी, बुलेट से नहीं हुई थी, जितनी की वॉन्ड्स और इन्फेक्शन के कारण हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जरा सा कट लगता तो उनको हल्की फुल्की खरोच भी आ गई, या फिर जस्ट बुलेट टच करके निकल गई, उसके बाद भी उनमें क्या वॉन्ड बना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, इन्फेक्शन बढ़ता गया, पसल्स फॉर्मेशन होते रहे, माइक्रोब्स उसमें गए, और क्या किया, धीरे धीरे करके अल्टीमेटली डेथ हो गई। क्या? सिर्फ एक खरोच से। तो ऐसे ही एक क्या थे हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या थे, ये लंदन के एक हॉस्पिटल में बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ही रिसर्च कर रहे थे इसी स्टेफिलोकोकस पे। था क्या, ये देखा गया था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जो डेथ हो रही थी ना, उसमें कहीं ना कहीं स्टेफिलोकोकस जो था ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता था, यही बैक्टीरिया जो कि इतने ज्यादा वॉन्ड्स क्रिएट करके और डेथ कर रहा था अल्टीमेटली सोल्जर्स को। तो ये क्या, ये इन्हीं स्टेफिलोकोकस पे ही वर्क करने लगे हो। इस पे वर्क करते करते ये क्या करते थे, बहुत सालों तक इन्होंने वर्क किया, लेकिन इनको कुछ ज्यादा मिल नहीं पा रहा था। होता है ना, कई बार कहते हैं कि कुछ करते रहिए कहीं ना कहीं से तो आपका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से निकलता ही है फायदा, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बस आप वर्क करते रहो। वही चीज हुआ है इनके साथ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या हुआ, अपना जो 2 वीक की छुट्टी लिया और ये कहीं चले गए थे घूमने। उसके बाद जब ये लौट के आए तो ये देखते हैं कि इन्होंने एक पेट्री डिश, जिसपे क्या किया था, इन्होंने स्टेफिलोकोकस को ग्रो किया हुआ था, कॉलोनीज को ग्रो किया हुआ था, वो खुली छोड़ करके चले गए थे। अब वहां पे जब आकर के देखते हैं कि कहे अरे ये तो खराब हो गई, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें ना फंगस का ग्रोथ हो गया था एक साइड में। तो इन्होंने कहा अरे ये तो क्या हो गया, गलती हो गई, वो उठा करके फेंकने जा रहे थे। जब फेंकने जा रहे थे तो उन्होंने ध्यान से देखा, जिस एरिया में फंगस का ग्रोथ हुआ था ना, वहां पे वो स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था, और उससे वो दूर ही आधी प्लेट पे ही वो स्टेफिलोकोकस ग्रो किया हुआ था, और आधे पे क्या था, फंगस का ग्रोथ हुआ था। अब जब उन्होंने देखा ऐसा, तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और पाया कि कुछ तो है यहाँ पे जो कि क्या कर रहा है, इस स्टेफिलोकोकस को ग्रोथ होने से रोक रहा है। कुछ तो है, लेकिन उनको पता नहीं चला एग्जैक्टली है क्या। उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे किया, वर्क किया, लेकिन कुछ ज्यादा जान नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ, इनके ही इस रिसर्च पेपर को 2 और साइंटिस्ट, कौन, अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी, ये 2 लोगों ने क्या किया, ऑक्सफोर्ड पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने वहां देखा तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या कुछ। तो इन्होंने वहां उनके पेपर के अकॉर्डिंग पेनिसिलिन को ओरिजिनल फॉर्म में लिया, और उसके बाद इन्होंने वर्क करना वहां पे शुरू किया। उसी दरमियान जब ये वर्क कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि हाँ, पेंसिलियम नोटेटम से जो स्पीसीज होती है एक, उससे फंगस की स्पीसीज, उसमें से क्या हो रहा है, हाँ कुछ तो निकल रहा है। इन्होंने निकाला और उसका नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है, इन्होंने उसी दरमियान एक घटना हुई। हुआ क्या, एक कांस्टेबल थे पुलिस के, एल्बर्ट अलेक्जेंडर, ये क्या हुआ, ये रोज तोड़ रहे थे और इनको स्क्रैच आ जाता है चेहरे पे,
तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वो स्क्रैच के कारण ही इनका वुंड बढ़ता जाता है, फंगस वहां पे क्या इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी आंख निकालनी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा हो चुका होता है, बहुत ज्यादा इनका इन्फेक्शन। तो ये जो पेनिसिलिन निकली हुई थी थोड़ी सी, ये हुआ कि अब क्या किया जाए। अच्छा, तब तक इन्होंने क्या किया था, माइस पे ट्रायल कर लिया था, माइस पे ट्रायल हो चुका था। तो ये हुआ कि काम करते हैं, चलिए ये तो जाने ही वाले हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं इन पे। उन पे वो डाला गया जब, तो देखा गया कि अरे इनकी तो काफी ज्यादा हालत सुधरने लगी, जो इन्फेक्शन इतना ज्यादा था वो क्या हुआ, कम होने लगा था। लेकिन उस समय पेनिसिलिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थी कि उनकी वो क्या 2-4 दिन तक चली, उसके बाद वो खत्म हो गई। तो फाइनली क्या बचा नहीं पाए अलेक्जेंडर को और वो डेथ हो गए, एल्बर्ट अलेक्जेंडर, ठीक है। यहां से ये तो पता चल चुका था कि हाँ ये वर्क कर रही है, ये वर्क कर रहा है और ये स्टेफिलोकोकस को ग्रोथ होने से रोक रहा था, ये बात तो क्लियर हो चुकी थी। फाइनली इसका सबसे ज्यादा जो ह्यूमन ट्रायल हुआ वो कहां पे हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये 41 के घटना थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय जितने भी ब्रिटेन में जितने सोल्जर थे ना, ब्रिटिश सोल्जर, उन सबको ये दी गई कि आपको अगर कुछ भी होता वोंड होता है तो पाउडर के फॉर्म में भी दी गई और टैबलेट के फॉर्म में भी, कि आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेजर ह्यूमन ट्रायल, उस वर्ल्ड वॉर ने इनको एक और सिचुएशन दी। तो देखिए कैसे कैसे एक छोटी छोटी सिचुएशंस आती गई कि एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि किससे, पेनिसिलिन से निकली हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, वो हम लोग के पास फाइनली आ गई। तो ये क्या थी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई। फाइनली 1945 में दोनों, ये जो फ्लोरी और चेन थे इनको भी, और फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तीनों को ही क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया डिस्कवरी के लिए। तो ये क्या थी हमारी, ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी कैसे हमारे बीच में एंटीबायोटिक्स आई। उसके बाद फिर जब ये आ गए, तो उसके बाद तो फिर मतलब लाइनें लग गई, धीरे धीरे और रिसर्च इस पे होने लगे और फर्दर और बहुत सी क्या हुई, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, पॉल एलरिच, ये क्या है, इनको हम मानते हैं कीमोथेरेपी, मॉडर्न फादर ऑफ कीमोथेरेपी हम इनको मानते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमो वर्ड दो, देखो दो पार्ट में तोड़ो। कीमो मींस ऐसी कुछ केमिकल डेरिवेटिव्स या फिर कुछ भी ऐसा जो कि क्या करे, थेरेपी करता है किसी चीज को ट्रीटमेंट में। तो एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे क्या केमिकल फॉर्म में आए, केमिकल फॉर्म में वो क्या करने लगे, इन्फेक्शन को ट्रीट करने लगे, इस वजह से इनको क्या कीमोथेरेपी, क्या हुआ, कीमोथेरेपी वर्ड इन्होंने कॉइन किया पॉल एलरिच ने। तो कुछ हुआ प्री एलरिच एरा, उनसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी में कुछ इनसे पहले, फिर आया टाइम पॉल एलरिच का, और नेक्स्ट आया पोस्ट पॉल एलरिच, एलरिच के बाद का पीरियड। उसके बाद देखिए तो ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी कब हुई, मैंने बोला क्या 1941 में फर्स्ट टाइम वो हो गया था जो ट्रायल हुआ था। और डॉगमैन ने भी इसी दरमियान क्या 1935 में ही क्या सल्फोनामाइड डाई, जो प्रोंटोसिल होती है ना, इन्होंने कहा ये प्रोंटोसिल कुछ और नहीं बल्कि एक सल्फोनामाइड डाई है, ये भी एज अ एंटीबैक्टीरिया कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। तो ये डॉगमैन ने इसको तब तक इन्वेंशन ढूंढ लिया, इसकी डिस्कवरी कर ली थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो मैंने पूरी आपको कहानी बता दी, स्टेफिलोकोकस पे पेनिसिलियम नोटेटम को कर लिया था। लेकिन इन्होंने क्या कभी इस दरमियान कुछ हुआ नहीं, उनका कुछ रिसर्च किया नहीं, वो आगे नहीं बढ़ाया गया। फ्लोरी और चेन ने क्या किया, उसके बाद आगे इस रिसर्च को किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा हेल्प हुई इस पेनिसिलिन के कारण। ओके, अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कैसे कैसे आई हमारे बीच में, कौन कौन सी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, उनकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। जैसे सल्फोनामाइड्स आई, फिर पेनिसिलिन आई, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ गए, सिफेलोस्पोरिन्स आ गए, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसामाइड, ठीक है। उसके बाद इधर भी देखो ग्लाइकोपेप्टाइड्स, रिफैक्टिस, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स जैसे एकदम बूम, मतलब एंटीबायोटिक्स में रिसर्च शुरू, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी थी अपने टाइम की कि कोई मतलब है ही नहीं। सोचो, आप खुद ही सोचो, एक जरा सा अगर किसी को ना पिन भी लग जाए, उस समय पिन भी लग गई और अगर इन्फेक्शन हो गया वहां पे, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, है ना। तो कितनी बड़ी डिस्कवरी रही होगी उस समय में, आप जरा बस सिर्फ सोच के देखो। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट हमने निकाल लिया, हाँ एंटीबायोटिक्स हैं ये, जो कि क्या होंगे, वोंड्स वगैरह में यूज किए जाएंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या इससे पहले आप अगर जाओ तो इससे पहले क्या एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं होता था क्या? इससे पहले इतने मतलब पहले जो वैद्य होते थे या फिर और अदर कंट्रीज में अलग अलग इतनी जो सिविलाइजेशन हुई थी, वहां भी तो कहीं ना कहीं यूज किए जाते थे ना कुछ, लेकिन उनको पता नहीं होता था। जैसे
बॉयल्स और कार्बन। बॉयल्स क्या होते हैं, जो पस सेल्स डिपॉजिट हो जाता है अंदर, उसके बाद एक बाहर से नहीं आ जाता है बॉडी में, अंदर पस होते हैं, उसके बाद प्रेस करो तो बाहर निकलते हैं। तो ये क्या बॉयल्स बोलते हैं इनको। इनको ट्रीट करने के लिए इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ ऐसे लीव्स होती थी या फिर मोल्ड्स होते थे जो कि यूज किए जाते थे पहले भी। तो ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स सब हमको पहले, एंटीबायोटिक्स क्या मतलब कुछ हमको पता नहीं था, हमको पता था कि हाँ कुछ तो है जो कि सही कर दे रहा है वुंड्स वगैरह को, इन्फेक्शन को रोक रहा है, लेकिन हमको उसका मैकेनिज्म नहीं पता होता था, एग्जैक्टली नहीं पता होता था कि क्या है ये जो कि ऐसा ट्रीट कर रहा है। या फिर कई बारी पता चला कि कुछ और स्पीसीज था, हम एक ही को यूज करते जा रहे हैं, वो उसके बाद ट्रीट नहीं होता था। तो मतलब उस समय सक्सेस रेशियो जो होता था वो इतना बेटर नहीं होता था, है ना। सक्सेस रेशियो उतना बेटर नहीं होता था। हो सकता है कि पेशेंट ठीक हो जाता था इन्फेक्शन से, कई बार नहीं भी होता था। तो उससे पहले भी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पेनिसिलिन को ही पहली एंटीबायोटिक, तो इसको हम इसलिए पहली एंटीबायोटिक बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हम इसका मैकेनिज्म के साथ जान पाए कि अच्छा हाँ नहीं ये तो सच में ठीक कर रही है, ये एकदम परफेक्ट थी, ये एकदम परफेक्ट थी। इससे पहले भी थी लेकिन हम उनको ज्यादा उसके बारे में हमको पता नहीं होता था, उससे पहले भी लोग लेकिन एंटीबायोटिक्स जानते थे। अब चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखते हैं, एंटीबायोटिक्स कैसे क्लासिफाई होंगे। जैसे एंटीबायोटिक्स कैसे कैसे ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे उनका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। अगर क्या है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, मींस क्या कर रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, फर्दर ग्रोथ नहीं होने दे रही है, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी है, अभी किल नहीं हुई है, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या हो गई है, सप्रेस कर दी गई है। और या फिर हो सकती है क्या, बैक्टीरियासाइडल, क्या हुई, बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया की किल कर दिया गया पूरे, साइडल मतलब किल कर देना। तो वहां पे क्या हो गया है, बैक्टीरिया को पूरी तरह किल कर दिया गया है। एंटीबायोटिक्स लिया गया जब, तो उस एंटीबायोटिक ने क्या किया, आइदर सिर्फ बैक्टीरिया को क्या किया, किल कर दिया तो बैक्टीरियासाइडल, और क्या किया अगर सिर्फ उसकी एक्टिविटी सप्रेस कर दी तो क्या किया उसने, बैक्टीरियोस्टेटिक है वो। ठीक है, चलो तो ये क्या, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन मतलब आइदर वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर नैरो स्पेक्ट्रम है। इसको कैसे समझते हैं, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच आप लोग देखिए, वहां एक होता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का काम क्या होता है, उसको फील्डिंग भी आती है, उसको बैटिंग भी आती है, उसको बॉलिंग भी आती है, वो हर चीज कर लेता है। मींस क्या है, वो उसके जो वो है ब्रॉड डाइवर्सिटी, ब्रॉड प्लेयर है वो। ब्रॉड मतलब वो कई फील्ड एक साथ कई काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग है वो। तो उसका क्या है, स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर कोई एंटीबायोटिक कई एंटीबायोटिक्स मतलब कई तरह की बैक्टीरिया को किल कर रही है, कई तरह की बैक्टीरिया पे अपना असर दिखा रही है, तो वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर क्या है वो लिमिटेड एक या दो ही चीज पे दिखा रहे हैं, एक या दो ही बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया की स्पीसीज को किल कर रहे हैं या फिर उनकी सब एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या है वो नैरो स्पेक्ट्रम के हैं। तो ये हो गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन ऑन द क्या है, स्पेक्ट्रम, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, मोड ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखो यहां देखो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या किया इसने क्या किया, बैक्टीरिया को यहां पर देखो पिक्चर है, क्या कर दिया, चारों तरफ से टाई अप कर दिया है, ग्रोथ उसकी एक्टिविटी सप्रेस। यहां इसने कहा धार धार धार, क्या इसको एक्टिविटी सप्रेस करना ये है, किल करो, खत्म करो। ये भाई साहब को देखो, ये लाल पीले हरे गुलाबी ये जो है ना, ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है। इन्होंने तो इतने तरह के बैक्टीरिया कह रहे हैं, मैंने तो इतने तरह पे काम करना है, इतने तरह के बैक्टीरिया को मैं किल कर सकता हूँ। ये कह रहे हैं कोई नहीं, मैं एक ही तरह के किल कर सकता हूँ, ठीक है कोई नहीं, एक या दो ही तरह का किल कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। आइदर अगर वो बैक्टीरियासाइडल है तो कौन कौन से साइडल हैं, और अगर वो स्टैटिक है तो कौन कौन से हैं जो कि स्टैटिक है। ये निमोनिक आप सब लोग शायद इससे पहले भी फेमिलियर होंगे, जीडीसी का ही एक तरह का निमोनिक है, जीडीसी टीम नहीं बनाया था इस निमोनिक को भी। आई एम बैक्टीरियासाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। इन सब में से क्या करिए आप, पहले वर्ड को देखिए, आई का आई, एम का एम, बी का बी, ठीक है ना, पहले वर्ड को देखिए। और अगर आप ये निमोनिक याद कर लिए तो आपको बैक्टीरियासाइडल जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको एकदम टिप पे होंगी। आई से आइसोनियाजिड, एम से मेट्रोनिडाजोल, बी से बीटा लैक्टम, बी से बेसिट्रेसिन, ए से एमिनोग्लाइकोसाइड, वे से वैंकोमाइसिन, बी से क्यू से क्विनोलोन्स, नेक्स्ट का है पी से पाइरिजिनामाइड, नेक्स्ट आ गया आर से रिफाम्पिसिन, पी से पॉलीमिक्सिन बी। ये सारे क्या हो गए, आई एम बैक्टीरियासाइडल
बिकॉज अ क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। आपको ये याद करना है और ये यहां से नोट डाउन करना है। इसको आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे राइटिंग, आपको देखो एकदम टिप पे होगा, कभी आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया बैक्टीरियासाइडल वाले का एग्जांपल। अगला क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, जो कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरिया की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं, किल नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या करेंगे, सिर्फ अरेस्ट कर देंगे बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को। ये क्या कर रहे हैं, सीधे किल कर रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है, देखो, स्टैटिक कॉजेस नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। ये क्या है, हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं ना, तो स्टैटिक कॉजेस क्या कॉज कर रहे हैं, नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। ये पूरी तरह से नहीं खत्म कर रहे हैं ना, नॉन टोटल या फिर नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। इसके भी पहले वर्ड जो है उनको देख लो और लिस्ट बना लो। कैसे, एस से सल्फोनामाइड, सी से क्लोरमफेनिकॉल, ये सारी क्या है, स्टैटिक है। नेक्स्ट क्या है, एन से नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, अगला क्या है, टी से टेट्रासाइक्लिन, ओ से ऑक्सीडोल्टिनॉल। नेक्स्ट क्या है, एन से नोवायसिन, कंप्लीट का सी से क्लिंडामाइसिन। अगला क्या है, थ्रू, टी से ट्राइमिथोप्रिम, इसका काफी ज्यादा आपने देखे होंगे एग्जांपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ई से इथम्ब्यूटॉल, एलिमिनेशन के ई से क्या हो गया, इथम्ब्यूटॉल। तो ये क्या है, स्टैटिक और साइडल के निमोनिक के अकॉर्डिंग, निमोनिक के साथ आपके एग्जांपल्स। आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रा ऑफ एक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है, अब इसके अकॉर्डिंग कैसा क्लासिफिकेशन है। तो देखो, हमने क्या बोला था, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगे वो क्या करेंगे, कई तरह के स्पीसीज को किल करेंगे या फिर एक्टिविटी उनकी सप्रेस कर रहे होंगे, वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। देखो क्या लिखा हुआ है, अफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक क्या है, अच्छा नैरो है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है ना। तो देखो, अफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिफिक टाइप कुछ गिनी चुनी टाइप की, आइदर ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव वाले पे ही ये क्या कर रहे हैं, अपना एक्शन शो कर रहे हैं। लिमिटेड है इनका एक्शन, सिर्फ गिनी चुनी ही स्पीसीज पे, ग्राम पॉजिटिव पे या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे, किसी लिमिटेड पर ही है। नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हमने पहले ही बताया। तो ये क्या है, बहुत तरह के बैक्टीरिया या फिर फंजाई वायरस जिस पे है, बहुत तरह के उस पे वर्क करेंगे ये। तो ये क्या है, आइदर ग्राम पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे वर्क करेंगे। इनकी जो एक्शन होगा वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, डाइवर्सिफाइड उनको किल करेंगे, बहुत तरह की स्पीसीज को। तो क्या हो गए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गए। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रा ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन इनका। नेक्स्ट देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म। तो एंटीबायोटिक्स कितने तरह से माइक्रोब्स को हार्म कर सकती हैं, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे, किस पे वर्क करती हैं, किस पे वर्क कर रही थी, फंजाई पे, वायरस पे, बैक्टीरिया पे, इन सब पे वर्क कर रही हैं। तो देखो इन सब में ही कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे इन सब के पास सेल वॉल होता है, इन सब के पास, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इतने ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाले हैं, इन सब के पास लीवर होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा, ऐसा तो होता नहीं है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं इनके। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इनका होता नहीं है। तो देखो इनका मैकेनिज्म अब यहीं पे ही क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। जैसे अगर ये जो माइक्रोब गया है उसके क्या कर रहे हैं, राइबोसोम पे अफेक्ट कर रहे हैं। राइबोसोम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर राइबोसोम्स पे अफेक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक दे रहे हैं, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी को सप्रेस कर दे रहे हैं। तो क्या है, एक ने यहां एक्शन शो किया तो ये हो गया। यहां क्या है, इनका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, कहां ये वर्क कर सकते हैं माइक्रोब की एक्टिविटी को किल या फिर सप्रेस करने के लिए। अगला क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ही क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगा, फर्दर क्या होगा, जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो उसके बैक्टीरिया की क्या ग्रोथ रुक जाएगी, अगला बैक्टीरिया बनेगा ही नहीं। एक ये तरह से आप एक्शन देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होने दें, सेल वॉल सिंथेसिस को ही क्या इनहिबिट कर दें। अगला
सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनी तो क्या हुआ, सारा का सारा जो भी बैक्टीरिया के अंदर का क्या है कंस्टिट्यूएंट है वो क्या आ गया, सीधे आ गया बाहर और किल कर दिए गए, या फिर वो खत्म ही हो गई, वो अपनी आइडेंटिटी खोकर लूज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, डेसिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कर दिया गया। तो इस तरह से भी एक्शन कर शो कर सकते हैं। अगला क्या है, फोलिक एसिड सिंथेसिस। ये क्या है, ये फोलिक एसिड क्या विटामिन B9 होता है, B9 होता है ना, विटामिन B9। ये क्या होता है, फोलिक एसिड ही किसी बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं ना प्रिमिटिव वाले, इन पे सबसे मेन मेटाबोलाइट होता है। ये क्या होता है, मेन मेटाबॉलिज्म का इनके पास सोर्स होता है, क्या, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड साइकिल चलती है अंदर इनमें, तो क्या हो, अगर इस फोलिक एसिड की सिंथेसिस या फिर फोलिक एसिड साइकिल को क्या करें, डिसरप्ट कर दें या फिर ब्रेक कर दें, वहां पे अगर ये फंक्शन करे तो क्या हो सकता है। तो अब इन सब पे चलो देखते हैं कैसे कैसे होगा। आपको इस स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से देखना है, और आपको ये स्ट्रक्चर मैं तो कहूंगा आप एक बार जरूर से जरूर ड्रॉ कर लीजिए। स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहिएगा, स्क्रीनशॉट कोई मतलब का नहीं होता, आज आप ले लेंगे कल भूल जाएंगे, उसके बाद कभी आप नहीं देखोगे। इसको आप जरूर जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, एक कॉपी पे ड्रॉ जरूर करो। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है ये, एक ही स्ट्रक्चर पे सारे के सारे, मैं तो कहता हूं एंटीबायोटिक्स के एक्शन कहां कहां वो शो कर सकते हैं, सारा क्लियर है यहीं पे। देखो शुरू करते हैं। ये जो ब्लू वाली है ना आपको लेयर दिख रही है, ये पूरा माइक्रोब है, ये पूरा जो पैथोजेनिक माइक्रोब आपके बॉडी में गया है ये वो है। ये ब्लू वाली जो आपको लेयर दिख रही है, ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। नेक्स्ट जो आपको एक छोटी सी और सर्कल दिख रही है उसके ब्लू के अंदर, वो क्या, सेल मेम्ब्रेन है। अंदर क्या होगा, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है 30S 50S। यहां पे क्या है, डीएनए है, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, फर्दर एमआरएनए से क्या, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद यहां क्या है, पाबा साइकिल। ये क्या है, ये है पूरी फोलिक एसिड की साइकिल। ये क्या है, ये फोलिक एसिड की साइकिल है, यहां पे हो रही है, फोलिक एसिड की साइकिल चल रही है। इतनी चीजें क्या है, ऐसे मतलब इन्हीं जगहों पर ही हमारी एंटीबायोटिक्स असर करेगी, सिर्फ इतने पर ही। अब देखो कैसे कैसे, अगर वो क्या कर रही है, सेल वॉल की सिंथेसिस को या फिर सेल वॉल पे अफेक्ट कर रही हैं, और बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर रही है, डेसिकेट कर दे रही है, ब्रेक कर दे रही है, तो कौन कौन सी है, उनका एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा हुआ देखो, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है। कौन कौन सी, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, नेक्स्ट क्या है देखो, फॉस्फोमाइसिन, और क्या है, सिफेलोस्पोरिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बहुत यूज होती है, मोनोबैक्टम्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, कार्बापिनाम्स, और ये क्या, बस इतनी, ये क्या है, सिर्फ इतनी ही क्या है, हमारी सेल वॉल पे इफेक्ट करेंगी, ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगी। चलो ये हो गई सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करने वाली। अगली क्या है, जो कि फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करें, या फिर फोलिक एसिड सिंथेसिस को कहीं ना कहीं से ब्रेक कर दे रहे हैं, उसकी सिंथेसिस, फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने दे रहे हैं बैक्टीरिया पे, तो क्या होंगे, सल्फोनामाइड्स, ये एक होती हैं, और कौन सी, ट्राइमिथोप्रिम। ये दो एग्जांपल है, मेजर एग्जांपल है, जो कि क्या, फोलिक एसिड सिंथेसिस पे वर्क करते हैं। देखो फोलिक एसिड सिंथेसिस क्या है, यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फोलिक एसिड का लगातार ब्रेकडाउन करा करा करके हर स्टेप पे क्या, कुछ ना कुछ चेंज होता जाता है फोलिक एसिड, और अल्टीमेटली प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, प्यूरिन बनता है, जिससे क्या, फर्दर हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अगर क्या हो, फोलिक एसिड की साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए तो प्यूरिन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्यूरिन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये डीएनए का सिंथेसिस नहीं करने देगा। लेकिन वर्क कहां पे किया है एंटीबायोटिक ने, सिर्फ फोलिक एसिड की साइकिल पे। तो ये नहीं कहेंगे हम ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ फोलिक एसिड सिंथेसिस पे कर रहे हैं, आगे क्या होना तो हमको नहीं पता, ये सिर्फ फोलिक एसिड साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो यहां पे कुछ एंजाइम्स है जो यहां पे दिए गए, जैसे पाबा दिया हुआ है, क्या है ये, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है, डीएचएफए, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टीएचएफए, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो क्या होता है, फोलिक एसिड ना डिफरेंट डिफरेंट जब स्टेप्स पे जाता है तो अलग अलग हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका ब्रेकडाउन होने पे, तो उन्हीं पे ही ये क्या करते हैं, ये रिडक्टेज एंजाइम जो है ना सारे, ये वर्क करते हैं, उसका धीरे धीरे क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे ला करके अल्टीमेटली प्यूरिन्स बनाते हैं। चलो ये हो गया फोलिक एसिड वाला। अगला क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को आइदर इनहिबिट कर दे रहा है या फिर क्या डेसिकेट कर दे रहा है। तो कौन से है, पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट दिखाता है अपना। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, अगर डीएनए की रेप्लिकेशन को अफेक्ट किया, डीएनए रेप्लिकेशन में किसको, डीएनए गायरेज को। डीएनए गायरेज क्या है, ये टोपोआइसोमेरेज टाइप का ही एक एंजाइम होता है, प्रिमिटिव में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है ना, वो कॉइल्ड होता है, तो ये कॉइलिंग को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करके अलग कर रहा होता है। तो ये डीएनए गायरेज का फंक्शन है। तो अगर ये क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, नैलिडिक्सिक एसिड और क्विनोलोन्स, ये क्या होते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन पे वर्क करते हैं। इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। अगला देखो, प्रोटीन सिंथेसिस को अगर इनहिबिट कर दें, 50S आइदर, अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम 2 यूनिट होती है, 30S और 50S 2 यूनिट है। तो क्या किया, अगर प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन हुआ 30S वाले राइबोसोम, 30S वाले पार्ट पे, तो क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अगर 50S पे इन्होंने वर्क किया, 50S वाले पे अगर वर्क किया और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया, तो उसमें कौन कौन से हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिशन कर रहे हैं 50S राइबोसोमल यूनिट पे। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया, तो ये वाले हो गए, ये वाले किए। नेक्स्ट क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, रिफामिन या फिर रिफैम्पिन, है ना, अलग अलग नाम है, एक ही है नाम अलग अलग। ये क्या किया इसने, जो एमआरएनए बना ना, यहां पे वर्क किया और कोडिंग जो हो रही थी एमआरएनए पे, उस पे ये इफेक्ट किया। तो इसने क्या किया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए बनना था उस पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, कब किसने कहां अफेक्ट किया उसका एक फ्लो चार्ट है, एक तरह से कह दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं, यहां देखो, ये क्या है, ये है हमारी सेल वॉल, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करेगी, अभी हमने पीछे देखा, लेकिन अब देखो, यहां देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको मेजर हमने बोला 3 एंटीबायोटिक्स पे फोकस करना है इस सेमेस्टर पे अपने। कौन कौन से, बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। यही 3 मेन पढ़नी, मेजर जो हमको मतलब इनका जरूर से जरूर पढ़ना है। तो उन पे देखो, अगर क्या हुआ, एंटीबायोटिक ने जो सेल वॉल है इसके सिंथेसिस को इनहिबिट किया, सेल वॉल की सिंथेसिस अगर इनहिबिट हुई है, तो उस पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि ऐसा करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम, अब उसमें पेनिसिलिन भी आ जाएगी। देखो एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन जो है वो बीटा लैक्टम क्लास की है, तो पेनिसिलिन भी आ गई, सिफेलोस्पोरिन्स भी आ गई, और क्या है, मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनेम्स, ये सारी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स सेल वॉल की सिंथेसिस को, मैंने पहले ही बताया था आपको, बीटा लैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। ओके, नेक्स्ट देखो, और क्या है, अब ये साइक्लोसेरिन हो गई, बेसिट्रेशन, वैनकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, ये सारी क्या कर रही हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं अगर, तो देखो सेल मेम्ब्रेन को, यहां क्या है, ड्रग अफेक्ट दैट अफेक्ट सेल मेम्ब्रेन, ड्रग दैट अफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे अगर की तो क्या, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में क्या, पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन हो गई, या फिर सिर्फ आप कहो तो कोलिस्टिन हो गया, और क्या हो गया, टायरोथ्रोसिन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, पॉलीइंस। अब अगली क्या है, पॉलीइंस, पॉलीइंस, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन हो गई। ये क्या कर रही है, पॉलीइंस, ये सारी पॉलीइंस क्लास वाली है। अगली क्या है, एजोल्स। एजोल्स क्या होंगी, ये भी तो सेल वॉल पे इफेक्ट कर रही है ना, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी कहां अफेक्ट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करेंगी। ओके, चलो, तो सेल वॉल वाली हमने देख ली, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट की, और क्या, सेल मेम्ब्रेन पे अगर वो अफेक्ट कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन या फिर जो एंटीबायोटिक्स अफेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। अगला देखो, ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन से ये एमआरएनए कोडॉन आया, ये क्या किया, ट्रांसलेशन जब हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुई। तो प्रोटीन सिंथेसिस को अगर इनहिबिट कर रही हैं,
मैंने क्या बोला था, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में टेट्रासाइक्लिन और कौन सी थी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब प्रोटीन, अच्छा हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस अब दो तरह से इनहिबिट हो सकती है ना, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, सही है। लेकिन अगर वो क्या कर रही हैं, सीधे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन जो हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस, वहां पे जाकर के अगर अफेक्ट की, तो वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, सीधे के सीधे ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे ही जाकर के अफेक्ट करेगी। ये जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो एमआरएनए है ना, जिससे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, एमआरएनए क्या होता है, कोडॉन्स होते हैं, उस पे एंटीकोडॉन्स आकर के बाइंड करते हैं, और अलग अलग वो जो एंटीकोडॉन्स आए होते हैं उसमें क्या होता है ऊपर, अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स क्या होंगे, हर एंटीकोडॉन पे अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जब क्या किया इसने सिर्फ एमआरएनए जो था ना, उसमें मिसरीड करा दिया। मिसरीड कैसे, कुछ चेंज ला दिए बस। आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आप लोगों को जो क्या होता है, साइलेंसर होता है, याद है, उसकी क्या होती है, जो स्पीच होती है, उस पर क्या किया गया होता है, सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज किए गए होते हैं, कुछ वर्ड्स की चेंज किए गए होते हैं, लेकिन स्पीच क्या हो गई होती है, अब बकवास हो चुकी है, बेकार हो गई है। कहां वो इतनी बढ़िया स्पीच बनी हुई होती है, लेकिन कुछ वर्ड के चेंज करने से ही क्या हो गया, वो पूरी की पूरी स्पीच बेकार बर्बाद हो गई, है ना। तो वैसे ही वही काम करते हैं ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये क्या किए, सिर्फ और सिर्फ कुछ एमआरएनए कोडॉन्स होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, चेंजेस ला दिए, मिसरीडिंग करा दिए। अब जब सिर्फ सोचो, सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस कराए गए हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो अब प्रोटीन बनी उससे, वो किसी मतलब की ही नहीं है। वो प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर पाएगी फर्दर। आगे क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो उसकी ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था प्रोटीन वो बनी ही नहीं। तो ये क्या किया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स का बस इतना सा काम है ना। चलो, आई होप ये एग्जांपल आपको याद रहेगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है ना, इसको याद जरूर रखना। देखो, जब किसी चीज को, कोई चीज आप पढ़ रहे हो, उसको आप कहीं ना कहीं से इंटरलिंक कर लो, अच्छा इसको मैं इसके साथ इंटरलिंक कर रहा हूं, ऐसे में ना आपकी पढ़ाई भी बढ़िया रहेगी और आपको चीजें ना जल्दी याद आएगी, समझ में जल्दी आता है। कभी भी पढ़ाई करो तो आप उसको ना कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो। अब चलो, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हम मूवीज की बात बाद में कर लेंगे। ड्रग्स दैट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। तो ये दोनों हो गए क्या, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स ने क्या किया, इसने प्रोटीन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया या फिर मिसरीडिंग करा दिया और कुछ नॉन फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया। अब ऐसी प्रोटीन, ऐसे ड्रग्स, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो क्या कर रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस को ही क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं या फिर डीएनए सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। उसमें क्या आएंगी, एसाइक्लोविर और जीडोविप्टिन। ये दो क्या कर रहे हैं, ये जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा था उसी को ही क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। डीएनए सिंथेसिस हो ही नहीं रही, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, फर्दर आगे नेक्स्ट डीएनए बनना नहीं है। डीएनए सिंथेसिस नहीं हुई तो क्या हुआ, डीएनए बना नहीं। जो डॉटर न्यूक्लियाई क्या होने से, एक बैक्टीरिया से जब डीएनए सिंथेसिस होती है तो क्या अगले दो और बैक्टीरियाज बनते हैं। जब डीएनए सिंथेसिस होगी ही नहीं तो आगे फर्दर इन्फेक्शन क्या होगा, मतलब अगले बैक्टीरिया क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं हुआ उनका। जब नेक्स्ट नए बैक्टीरिया नहीं बने तो इन्फेक्शन क्या हुआ, वहीं से खत्म होने लगा ना, धीरे धीरे इन्फेक्शन खत्म होने लगा। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, डीएनए सिंथेसिस को क्या किया, ब्लॉक कर दिया या फिर इनहिबिट कर दिया। इनमें क्या एग्जांपल है, जीडोविप्टिन या फिर एसाइक्लोविर। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो क्या है, डीएनए दैट अफेक्ट्स डीएनए फंक्शन। डीएनए के फंक्शन को ही चेंज कर दिया गया। डीएनए के फंक्शन पे अगर ये अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट दिख रहा है, तो क्या होगा, रिफैम्पिसिन या फिर रिफैम्पिन जिसको बोलते हैं, रिफैम्पिन और मेट्रोनिडाजोल। ये दो एग्जांपल हैं किस पे, ये डीएनए के फंक्शन को अल्टर कर देंगे, डीएनए के फंक्शन पे अफेक्ट डाल रहे हैं। अच्छा, डीएनए गायरेज, मैंने आपको पहले ही बताया डीएनए गायरेज क्या है, सुपर कॉइलिंग जो हो चुकी होती है डीएनए की, उसको क्या करता है, अलग अलग करता है, डीएनए को अलग अलग करता है ताकि उनसे क्या बन सके, रेप्लिकेशन आगे हो सके। एक ही क्या होता है, डीएनए क्या सुपर कॉइल्ड होता है, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वहां पे। तो वही क्या होता है, ये डीएनए गायरेज को ही क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। उसका जब डीएनए गायरेज इनहिबिट हो गया, फर्दर आगे डीएनए बना नहीं जो कि क्या हो सके, आगे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ट्रांसलेशन करा सके या फिर ट्रांसक्रिप्शन कराए, तो क्या हुआ, ऐसे अफेक्ट करेंगे। इसमें क्या क्या आना चाहेंगे, आपके एग्जांपल देखो, नेलिडिक्सिक एसिड और फ्लोरोक्विनोलोन।
ये सारे किसके एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल से अपने किसके डीएनए गायरेज एंजाइम पे इफेक्ट करेंगे और उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो एंटी मेटाबोलाइट्स, ये क्या होते हैं, ये क्या करेंगे। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, जो हम फोलिक एसिड की साइकिल देख रहे थे, वहां डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स थे, वहां क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स थे। अब एक बात बताओ, क्या हो अगर जो एंजाइम्स वहां पे लगे हुए थे वो एंजाइम्स उस जगह पे बाइंड ना करके कुछ और आकर के वहां पे बाइंड हो, हमारा क्या साइकिल आगे जाएगी। जैसे कोई भी क्रेब साइकिल हो गया, जैसे क्रेब साइकिल था, आप याद करो क्रेब साइकिल में क्या होता था, हमारा एटीपी जो वहां पे बना हुआ होता था, ग्लूकोज से अगले एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता था, तो वहां हर स्टेप पे भी एंजाइम्स लगते थे। अगर कहीं से कोई एंजाइम ब्रेक कर दिया जाए तो वो साइकिल तो नहीं चलेगी ना, वो साइकिल वहीं से ही क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। वैसे ही यहां भी क्या है, फोलिक एसिड साइकिल चल रही है। फोलिक एसिड साइकिल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हो रहे थे यूज, अगर वो एंजाइम्स क्या हो जाए, वो एंजाइम्स का ही फंक्शन क्या किया जाए, एंजाइम्स को हटा करके वहां पे कोई और चीज आकर के लग जाए, तो क्या होगा, आगे क्या साइकिल जाएगी, नहीं जाएगी ना। वही होता है क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या लगना था वहां पे, अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूं, फोलिक एसिड में क्या थी, पाबा सबसे पहला मैंने बोला था एंजाइम है, पाबा था। नेक्स्ट क्या था, डीएचएफए था, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्या हो अगर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की जगह कोई और एंजाइम आकर के बाइंड करे, वहां पे कुछ और बाइंड करेगा तो कुछ और बनाएगा, जब कुछ और बनाएगा तो वो क्या हो गया, अब नॉन इन्फेक्शन, धीरे धीरे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को जो बननी थी, अगली प्यूरिन्स बननी थी, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके प्यूरिन ना बना करके कुछ और बना दे रहा है फोलिक एसिड से। तो ऐसे में जब अफेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को जो अफेक्ट करें, जो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल्स, उनको क्या बोलेंगे, एंटी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स के अपोजिट जो उन्होंने वर्क किया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या आ गए, सल्फोनामाइड, इस पे क्या आ गया, सल्फोनामाइड, और क्या आ गया, सल्फोन्स आ गए। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, PAS, पास, इसका पूरा नाम क्या होता है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट डैप्सोन, ये सारे क्या है, ये सल्फोन डेरिवेटिव्स हैं एक तरह से, मैक्सिमम इसमें से ये भी सल्फोन डेरिवेटिव्स है, ये सब क्या है, सल्फोन डेरिवेटिव्स है। अगला क्या हो गया, ट्राइमिथोप्रिम और पैरामिथामाइन। नेक्स्ट क्या है, इथम ब्यूटॉल। ये सारे क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स, मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जहां जहां वर्क करेंगे। अब क्या है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, कितने टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं। अब ये टाइप कैसे डिसाइड किया गया कि जो एंटीबायोटिक्स आपने ली वो किस तरह की स्पीसीज पे वर्क कर रही हैं, किस तरह की स्पीसीज पे अपना फंक्शन शो कर रही हैं। जैसे अगर वो बैक्टीरिया को किल कर रही हैं या फिर बैक्टीरिया की एक्टिविटी को सप्रेस कर रही हैं, मींस वो बैक्टीरिया वाली माइक्रोब्स पे ही वर्क कर रहे हैं, तो इनको क्या हुआ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क किया, बैक्टीरिया की एक्टिविटी को सप्रेस किया, एंटी बैक्टीरियल। तो ये क्या हो गई, एंटी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया के अपोजिट वर्क किया इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया वाली स्पीसीज पे वर्क करना है, आगे और ये नहीं जानते। अगर कोई वायरस आ गया, जैसे इस समय आप देखो, इस समय कॉमन एग्जांपल कोविड, अपने आसपास आप देखो इस समय हमारे इंडिया में कोविड कितना ज्यादा है, या फिर इंडिया में क्यों, वर्ल्ड में है कोविड, तो पूरे वर्ल्ड में कोविड फैला हुआ है। ये क्या है, कोविड एक वायरस द्वारा फैली हुई डिजीज है, सार्स कोव वायरस है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, ये वायरस है, इस वजह से इस पे लोग बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते। एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, वो तो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही थी ना, यहाँ ये तो वायरस वाला डिजीज आ गया है, तो वायरल वाली क्या है, वायरस वाला यहाँ पे अगर कोई होगा तभी तो किल करेगा। वायरस में एक और प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, इसका म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। हो सकता है आज ये ए फॉर्म में है, कुछ ही दिन में या बी फॉर्म में बन जाए अपने आप ही, म्यूटेशन बहुत हाई होता है इनमें। अगले कुछ दिन में सी फॉर्म में बन गया, तभी आप देखो ये कोविड की भी क्या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आ रही है इस समय, कभी ओमिक्रॉन, अभी इससे पहले क्या डेल्टा था, है ना। तो ये क्या इतना ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल हो गई। नेक्स्ट एंटी फंगल, मैंने बताया। अब क्या फंगल वाली जो होंगी ये सिर्फ फंगस पे काम करेगी, ये बैक्टीरिया वाले पे काम नहीं करेंगी। तो अगर फंगस पे काम की तो एंटी फंगल हो गई। नेक्स्ट क्या है, एंटीवायरल, अगर सिर्फ वायरस पे काम कर रही है तो एंटीवायरल। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देखते चलो।
एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन हो गया ना, पेनिसिलिन क्या था, बैक्टीरिया पे वर्क कर रही थी, स्टेफिलोकोकस पे। नेक्स्ट क्या थी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी बैक्टीरिया पे ही वर्क करेगी, एंटीबैक्टीरियल है। नेक्स्ट क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है, एंटीबैक्टीरियल का एग्जांपल में है। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये भी क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल है। एंटीफंगल में क्या आ गई, जो फंगल पे वर्क करेंगी, जो फंगस को क्या करेंगी, किल करेंगी। तो फंगस की तो आप लोग बहुत वैसे भी यूज किए होंगे, आप मतलब फंगस की ज्यादातर यूज की जाती है, कहीं ना कहीं खुजली वगैरह होने लगती है तो क्या फंगस वाली हम यूज करते हैं ना, कीटोगोनाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रेसियोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन, ये सारी क्या है, फंगस पे वर्क करेंगी, है तो ये भी एंटीबायोटिक्स। एंटीवायरल में क्या हो गया, एसाइक्लोविर हो गया, जीडोविवडिन हो गया, और क्या एमेंटाडिन हो गया, ये सारी क्या है, एंटीवायरल है, ये वायरस के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंटी प्रोटोजोअल, जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में वर्क करेंगी। प्रोटोजोआ से, अच्छा एक बात बताओ, प्रोटोजोआ की एक आप क्या डिजीज बताओ जो कि प्रोटोजोआ से होती हो। पॉज करके सोच लिया, अगर आता है तो ठीक है, मन में ही सोच लो भाई, और क्या। प्रोटोजोआ से क्या, आप मलेरिया, इसका नाम सुने हो ना, मलेरिया, क्या प्रोटोजोआ से ही तो होता है यार। तो देखो क्लोरोक्वीन, ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ये क्या प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को किल करता है, क्लोरोक्वीन। तो ये क्या है, एंटी प्रोटोजोअल है। अब ये प्रोटोजोआ वाले पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्या है, पायरिमिथामिन। नेक्स्ट क्या है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, और डाइलॉक्सानाइड, ये सारी कहां पे वर्क कर रही है, प्रोटोजोआ की स्पीसीज पे वर्क कर रही है, इसलिए एंटी प्रोटोजोअल हो गई है। नेक्स्ट क्या है, एंथलमेंटिक, ये क्या हेलमिन्स पे वर्क करेंगे, वर्म पे, हेलमिन्स पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल का भी नाम सुना। और क्या हो गया, पायरेंटल। नेक्स्ट क्या है, नाइक्लोसामाइड, ठीक है ना, और क्या है, डाइथाइल कार्बामाजिन, ये सारी क्या है, एग्जांपल है एंटी हेलमिन्स का, ये वर्म पे वर्क कर रही है, हेलमिन्स के अपोजिट वर्क करेगी। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स जो कि किस किस टाइप की स्पीसीज के अगेंस्ट में वर्क कर रही हैं, उसका क्या एक छोटा सा चार्ट है। ओके, ये हमने क्या जनरल इंट्रोडक्शन देखा है एंटीबायोटिक्स का, या फिर मैं सिंपल और कहूं तो एंटी माइक्रोबियल्स का। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखे हैं, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी केमिस्ट्री हमारे पास नहीं आई है, अभी हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ थे, ठीक है। तो इस पार्ट में अभी हम इतना ही सीखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ, वरना बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे तो आप भी कहोगे पहले कॉलेज में भी पढ़े, यहां भी पढ़े, फायदा क्या है, एक ही जगह पढ़ लेते हैं, हम कॉलेज में ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां से आपको बेटर यहां मिलने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां आइए, वहां आपको कोई ना कोई जरूर बैठा है रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको इसके आगे की कहानी के साथ। थैंक यू।